प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हम आज बीकॉम पार्ट 3 क्लास के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स चैप्टर के वार्षिक मूल्य का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विद्यार्थियों, आय के 5 शीर्षक होते हैं। नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरीज, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें से जो द्वितीय शीर्षक है, द्वितीय हेड है आय का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस विषय पर मकान के वार्षिक मूल्य का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात करने की दृष्टि से मकान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, किराए पर दी गई मकान संपत्ति। नंबर 2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी करदाता के स्वयं के रहने का मकान। और नंबर 3 है डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, अर्थात किराए पर दिया गया माना गया मकान। प्रत्येक का वार्षिक मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसकी हम अलग अलग विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यानी किराए पर दिया गया मकान। ऐसा मकान जिसको संपूर्ण गत वर्ष में के दौरान किराए पर दिया गया हो, उसका वार्षिक मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्टेप उठाए जाते हैं, विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। प्रत्येक कदम की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला कदम है मुनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट्स विच एवरेज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेट रेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्टेप में किराए की 3 राशियों का उपयोग किया जाता है। पहला है नगरपालिका मूल्य यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दूसरा है फेयर रेंट यानी उचित किराया, और तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट यानी प्रमाप किराया। हम प्रत्येक की चर्चा अलग अलग करने जा रहे हैं। पहला है नगरपालिका मूल्यांकन यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन। प्रिय विद्यार्थियों, मकान जिस नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, वहाँ की नगरपालिका विभिन्न स्थानीय करों की वसूली के लिए उसके किराए का अनुमान लगाती है। यानी नगरपालिका द्वारा गत वर्ष के दौरान उस मकान का जितना किराया लिया जा सकता है, उसको नगरपालिका मूल्य मानते हैं। दूसरा फेयर रेंट यानी उचित किराया। उचित किराए का अर्थ है कि जिस लोकेलिटी में मकान स्थित है, उसी लोकेलिटी में ठीक इसी प्रकार के मकान का उस दूसरे मकान के स्वामी द्वारा कितना किराया वसूल किया जा रहा है, उसको उचित किराया मानते हैं, फेयर रेंट मानते हैं। और तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट यानी प्रमाप किराया। इसका मतलब यह है कि जिस लोकेलिटी में मकान स्थित है, उस लोकेलिटी पर यदि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है तो उसमें ये किराया निश्चित किया जाता है कि इतना किराया मकान का लिया जा सकता है, उसको स्टैंडर्ड रेंट माना जाता है। तो पहले स्टेप में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवरेज हायर, यानी इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो राशि, और ज़्यादा वाली राशि की तुलना की जाती है स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से जो राशि कम हो उसको फर्स्ट स्टेप की राशि माना जाता है। दूसरा स्टेप है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, यानी संपूर्ण वर्ष के लिए जो उसका एक्चुअल रेंट है, वास्तविक किराया है, वो लिया जाएगा, और उसमें से जो न वसूल हुआ किराया है वो घटा दिया जाएगा, और शेष जो राशि बचती है उसको स्टेप 2 की राशि माना जाता है।
ए और बी में से जो राशि ज़्यादा होती है उसको बेस अमाउंट माना जाता है। ये थर्ड स्टेप है, उसको बेस अमाउंट यानी आधारभूत राशि माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आधारभूत राशि है उसमें से एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंट पीरियड की राशि घटाकर शेष तो बचता है, उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं, यानी सकल वार्षिक मूल्य मानते हैं। अब जहाँ तक एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंट पीरियड घटाने की बात है तो उसमें कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। उन शर्तों की पूर्ति होने पर ही एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंट पीरियड को घटाया जाता है बेस अमाउंट में से। ये शर्तें इस प्रकार से हैं कि किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए और इसके अलावा ये जो एक्चुअल रेंट जो मकान खाली रहा है वो गत वर्ष के कुछ महीनों के लिए खाली रहा हो तो ही एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंट पीरियड को घटाया जाता है। यदि मकान संपूर्ण किराएदार न मिलने के कारण से संपूर्ण गत वर्ष के दौरान खाली रह गया हो तो ऐसी स्थिति में बेस अमाउंट में से एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंट पीरियड को नहीं घटाया जाता है, बल्कि ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है। इसके अलावा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है उससे पहले जो एक्चुअल रेंट आया था, तो एक्चुअल रेंट का निर्धारण जब किया जाता है तो कई बार कुछ अलग प्रकार की प्रश्न राशियाँ दी जाती हैं, तो उसमें से जो केवल मकान का जो एक्चुअल रेंट है वही घटाया जाएगा। तो उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो कई बार प्रश्न में मकान का कंपोजिट रेंट यानी मिश्र किराया दिया जाता है। तो मिश्र किराए का मतलब ये होता है कि मकान के किराए के अंदर उसमें जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, लाइट है, पानी है, सफाई है, उनकी राशि भी किराए में ऐड होती है। तो जो रेंट है उसमें से इन सुविधाओं का मूल्य घटाकर शेष राशि बचती है, उसको एक्चुअल रेंट माना जाता है। कई बार उसमें और भी समायोजन करने पड़ सकते हैं, यानी यदि कोई किराएदार का दायित्व है और वो मकान मालिक द्वारा चुकाया जाता है तो उसको मकान के रेंट में से घटा दिया जाता है। और यदि कोई दायित्व किराएदार मकान मालिक का है और किराएदार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है तो उस दायित्व को किराए में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से यह समायोजन करने के पश्चात जो राशि निकल कर आती है उसको एक्चुअल रेंट मानते हुए स्टेज नंबर 2 में उसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअल रेंट में से जो न वसूल हुआ किराया घटाते हैं तो उसमें भी कुछ शर्तें दे रखी हैं कि उन शर्तों की पूर्ति होने पर ही अंडर रेंट को घटाया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो अंडर रेंट है वो वर्तमान गत वर्ष का ही होना चाहिए, और यदि किराएदार द्वारा कोई न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया किराया वसूली का तो उसका निर्णय करदाता के विरुद्ध आ जाना चाहिए, यानी ऐसा निर्णय कि ये किराया उसको नहीं मिलेगा तो उसको घटाया जाता है। और एक शर्त और रखी इसमें कि जिस मकान की हम गणना करने जा रहे हैं वार्षिक मूल्य की, उस मकान के अलावा अन्य किसी मकान पर भी किराएदार का कंट्रोल या नियंत्रण या अधिकार या पोजीशन नहीं होना चाहिए। यदि इन सब शर्तों की पूर्ति होती है तो ही एक्चुअल रेंट में से न वसूला किया या अंडरलाइन रेंट को घटाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रॉस एनुअल रेंट में से म्युनिसिपल टैक्सेस और लोकल टैक्सेस पेड बाय एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 अर्थात गत वर्ष 19-20 में मकान मालिक द्वारा नगरपालिका कर्मियों की चुकाई की राशि को घटाकर और वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है, उसको एनुअल वैल्यू माना जाता है। एनुअल वैल्यू उसको माना जाता है। यदि गत वर्ष में म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग हैं तो उसको सकल वार्षिक मूल्य से नहीं घटाया जाता है। यदि प्रश्न सूचना के अनुसार किसी मकान के संबंध में किराएदार द्वारा म्युनिसिपल टैक्सेस का भुगतान किया गया है तो उसको भी नहीं घटाया जाता है। अर्थात बेसिक कंसेप्ट इसका यह है कि गत वर्ष के दौरान, वर्तमान जो गत वर्ष है 2019-20, उसके दौरान करदाता यानी मकान मालिक द्वारा जिन नगर पालिका करों का भुगतान किया गया वो राशि ही घटाई जाती है। अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि यदि 19-20 गत वर्ष के दौरान यदि एक से अधिक वर्षों का
नगर पालिका कर करदाता द्वारा चुकाया गया हो तो संपूर्ण राशि को घटाया जाता है। इस प्रकार से सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये विद्यार्थियों, दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। यदि मकान मालिक यानी करदाता एक या दो मकान स्वयं के निवास के लिए संपूर्ण गतवर्ष के लिए रखता है तो ऐसे एक या दो मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है। तीसरा आता है इसमें डीम्ड लेट आउट हाउस, यानी किराए पर दिया हुआ माना गया मकान। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा होता है कि मकान कुछ अवधि के लिए करदाता स्वयं रहा हो, कुछ अवधि के लिए गतवर्ष के दौरान किराए पर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में इसको डीम्ड लेट आउट हाउस माना जाता है। और इसका जो वार्षिक मूल्य है वो ज्ञात करने के लिए लेट आउट हाउस वाले जो स्टेप बताए गए हैं उन स्टेप्स का उपयोग करते हुए ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी मकान पर को ओनरशिप है यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व है, तो जैसी भी उसकी श्रेणी है, लेट आउट है, शेल्फ है या डिम लेट आउट है, उस तरह से उसका वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है और उसमें से निर्धारित कटौतियाँ घटाने पश्चात उस मकान संपत्ति की आय ज्ञात की जाती है और जो इनकम ज्ञात की जाती है उसमें से विभिन्न जो स्वामी हैं उनमें आनुपातिक बंटवारा किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम वार्षिक मूल्य में से जो कटौतियाँ घटाई जाती हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। वार्षिक मूल्य में दो कटौतियाँ घटाई जाती हैं। नंबर एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती, और नंबर टू है इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ऋण पर ब्याज की कटौती। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहली कटौती है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती या प्रमाण कटौती। तो वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर यह कटौती प्रत्येक मकान में से घटाई जाती है। लेकिन यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जिस मकान का एनुअल वैल्यू पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो, प्लस में हो, उसी में से 30% कटौती वार्षिक मूल्य के बराबर घटाई जाती है। यदि किसी मकान का वार्षिक मूल्य शून्य या ऋणात्मक हो तो उसमें से ये कटौती नहीं दी जाती है। इस कटौती को घटाने के लिए किसी प्रकार के खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कटौती होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की कटौती। प्रिय विद्यार्थियों, यदि करदाता मकान की क्रय करने हेतु या निर्माण करने हेतु, मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु यदि ऋण लेता है तो इस ऋण पर गत वर्ष में जो ब्याज देय होता है उसी कटौती प्रदान की जाती है। यदि कोई मकान ऋण देकर बनाना प्रारंभ करते हैं और वो ऋण लेने के पश्चात 5 साल के भीतर यदि उसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है, 2017-18 निर्धारण वर्ष से 3 वर्ष के भीतर कंप्लीट हो जाता है निर्माण कार्य, तो मकान जिस गत में बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का ब्याज है वो गणना करके उसकी 5 किस्तें बनाई जाती हैं और वो प्रथम 5 गत वर्षों में अतिरिक्त कटौती रूप में ऐसा ब्याज कटौती योग्य माना जाता है। अर्थात पिछले ब्याज का 1/5 प्लस वर्तमान गत वर्ष में जो ब्याज ड्यू हुआ है उन दोनों को मिलाकर ये ऋण पर ब्याज की कटौती प्रदान की जाती है। अब लेट आउट हाउस है, उस पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है ब्याज की कटौती की, जितना ब्याज बनता है वो पूरा ब्याज ही घटाया जाता है। परंतु सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो वार्षिक मूल्य शून्य होता है उसमें से जो ब्याज की कटौती देते हैं उसकी एक अधिकतम सीमा है, उस सीमा से ब्याज की कटौती अधिक होती है। उस सीमा से ब्याज यदि अधिक है तो उस सीमा तक ही ब्याज घटाया जाएगा, ऊपर वाली राशि नहीं घटाई जाएगी। और यदि अधिकतम सीमा से यदि कम राशि है ब्याज की तो संपूर्ण ब्याज कटौती प्रदान की जाती है। इसमें ये 2 सीमाएं हैं कि यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया है तो अधिकतम 30,000 रुपये के ब्याज की कटौती प्रदान की जाती है, और यदि 1 अप्रैल 1999 को या इसके पश्चात मकान लिया गया है, ऋण लिया गया है और मकान का क्रय या निर्माण हेतु, तो उस स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये की ब्याज की कटौती प्रदान की जाती है। यदि पिछला ब्याज है
तो वो पिछले ब्याज का 1/5 5 वर्ष तक, और वर्तमान गत वर्ष जो ड्यू होता है दोनों मिलाकर 2 लाख रुपये या उससे अधिक राशि है तो 2 लाख की कटौती प्रदान की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मकान पर 2 ऋण हो सकते हैं, एक निर्माण से पहले का और एक निर्माण के बाद। तो कुल मिलाकर दोनों ब्याज को मिलाकर 2 लाख से अधिक कटौती प्रदान की जाएगी, परंतु जो एक अपने निर्माण से पहले वाला ऋण है उसमें से अतिरिक्त 30,000 कटौती दी जाएगी, और शेष निर्माणों के बाद वाला जो ऋण है उसका ब्याज लिया जाएगा। दोनों को मिलाकर 2 लाख तक की अधिकतम कटौती प्रदान की जाती है। इस तरह से ये कटौती घटाने के बाद में उस मकान की क्रय की आय निकल कर आती है। और अब यदि एक से अधिक मकान हैं और किसी मकान की इनकम ऋणात्मक है तो प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, यानी जो इनकम है उसको अलग जोड़ा जाएगा, लॉस अलग जोड़ा जाएगा, और लॉस और इनकम का समाज में करने के बाद में जो डिफरेंस आता है ये प्लस में है तो टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है, और यदि माइनस में है तो उसको मकान संपत्ति से हानि माना जाता है, और उसकी जो है अन्य शेष को क्या में से उसकी पूर्ति की जा सकती है। यदि कुछ नहीं हुआ तो आगामी वर्षों में नियमानुसार उसकी पूर्ति करते हुए और करदाता उसका लाभ प्रदान किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत मकान का वार्षिक मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसमें से कौन कौन सी कटौतियाँ घटाई जाती हैं इनकी हमने विस्तृत चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और परीक्षा दृष्टि से तो ये आपके लिए उपयोगी होगा ही होगा। और इस तरह से ये टॉपिक आज समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।